हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक दृष्टि पर प्रकाश डालें। शुक्ल जी समन्वयवादी आलोचक हैं। विरोधों के सामंजस्य का सिद्धांत जो कि तुलसी के मानस के संबंध में प्रस्तुत किया गया है, शुक्ल की आलोचना दृष्टि की भी व्याख्या करता है। उन्होंने सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना दोनों ही क्षेत्रों में रुचि दिखाई। चिंतामणि के निबंध विशेषकर कविता क्या है, काव्य में रहस्यवाद और रस मीमांसा में उनके सैद्धांतिक आलोचना की मानदंडों की व्याख्या मिलती है। लोकमंगल, रस दशा, हृदय की मुक्तावस्था, विरोधों का सामंजस्य, लोकमंगल की साधनावस्था और सिद्धावस्था आदि उनके द्वारा विकसित मुहावरे हैं जो सैद्धांतिक आलोचना के संदर्भ में उनके द्वारा विकसित मानदंडों का संकेत करते हैं। शुक्ल जी की सैद्धांतिक आलोचना के मानदंडों का विकास रामचरितमानस में अभिव्यक्त तुलसी की सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि के परिप्रेक्ष्य में हुआ है। यह दृष्टि यदि आश्चर्य शुक्ल की शक्ति है तो सीमा भी। आलोचक शुक्ल की समन्वयवादी चेतना का दायरा यहीं तक सीमित नहीं है। उन्होंने संस्कृत काव्यशास्त्र और पश्चिमी काव्यशास्त्र को भी एक दूसरे संबंध करते हुए हिंदी आलोचना को समृद्ध कर दिया। शुक्ल जी कविता को भाव योग मानते हैं और उसे ज्ञान योग और कर्म योग के समकक्ष स्थान देते हैं। वे कविता का संबंध ईश्वर की अव्यक्त सत्ता की बजाय उसकी व्यक्त सत्ता से ले जाकर जोड़ते हैं। कविता का सौंदर्य उनकी दृष्टि में उसकी जीवन जगत सापेक्षता में है। आचार्य शुक्ल पारंपरिक रसवादी धारा से प्रभावित होकर रस को काव्य की आत्मा मानते हैं, लेकिन रस की आनंदवादी व्याख्या की ओर संकेत करते हुए वे कहते हैं कि इसने साहित्य को नाच तमाशे की चीज़ बना दिया है, जिससे साहित्य की गंभीरता आहत हुई है। शेष सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंधों की रक्षा और निर्वाह का नाम ही कविता है। के जरिए वे कविता का उद्देश्य लोक मंगल को मानते हैं और उसे मानवतावाद के धरातल पर ले जाकर खड़ा कर देते हैं। उन्हीं के शब्दों में कविता हमें सब के संकुचित दायरा से बाहर निकालकर मानवीयता की उच्च भूमि पर ले जाकर स्थित कर देती है, जहाँ पर हमारे लिए अपने सुख और दुख का महत्व की उच्च भूमि पर ले जाकर स्थिति कर देती है, जहाँ पर हमारे लिए अपने सुख और दुख का महत्व नहीं रह जाता, वरन हम दूसरे के दुख से दुखी और दूसरे के सुख से सुखी होने लगते हैं। आचार्य शुक्ल इसे हृदय की मुक्तावस्था की संज्ञा देते हैं। इसे रस सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में रस दशा भी कहा जाता है। आशय यह है कि रस सृष्टि तब तक संभव नहीं है जब तक पाठक के भावों का रचनाकार के भावों से तादात्म्यकरण न हो। कविता हमें साधारणीकरण की इसी मना स्थिति के लिए तैयार करती है। स्पष्ट है कि कविता का प्रयोजन व्यक्ति को हृदय की मुक्तावस्था की ओर उन्मुख करने से संबंध है। लोक मंगल और साधारणीकरण की इसी पृष्ठभूमि में आचार्य शुक्ल साहित्य का वर्गीकरण उसके उद्देश्य के आधार पर दो रूपों में करते हैं: लोक मंगल की साधनावस्था का साहित्य और लोक मंगल को सिद्धावस्था का साहित्य। पहली श्रेणी के साहित्य में लोक मंगल का उदात्त उद्देश्य अभीष्ट है और इसलिए आचार्य शुक्ल करुण को ऐसे साहित्य का बीज रस मानते हैं। यही कारण है कि लोक मंगल की साधनावस्था का साहित्य कर्म सौंदर्य की प्रतिष्ठा पर बल देता है। इससे भिन्न लोकमंगल की सिद्धावस्था के साहित्य में रचनाकार लोकमंगली के अभीष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के पश्चात लोकरंजन की ओर उन्मुख होता है और इसलिए ऐसे साहित्य का बीज रस प्रेम से संबंधित अंगार होता है। ऐसे साहित्य में रूप सौंदर्य की प्रतिष्ठा होती है। आचार्य शुक्ल ने रसवाद की पृष्ठभूमि में ही काव्य रूपों की भी व्याख्या की है। उन्होंने मुक्तक की तुलना में प्रबंध को अधिक महत्व दिया है, क्योंकि उसमें जीवन के बहुविध आयामों का चित्रण होता है। इस कारण प्रबंध काव्य में कार्य कारण
परंपरा में कथनक का विकास होता है, जो रचना में अभिव्यक्त रचनाकार के मनोभावों के साथ पाठकों के तादात्म्यकरण की पृष्ठभूमि तैयार करता है, जिसके कारण रस की सृष्टि संभव हो पाती है। स्पष्ट है कि मुक्तक की तुलना में प्रबंध में रस सृष्टि के साथ साथ लोक मंगल के प्रभावी संदेश की कहीं अधिक संभावना है। तभी तो आचार्य शुक्ल प्रबंध को विस्तृत वनस्थली की संज्ञा के प्रभावी संदेश की कहीं अधिक संभावना है। तभी तो आचार्य शुक्ल प्रबंध को विस्तृत वनस्थली की संज्ञा देते हुए उसके प्रति अपना रुझान प्रदर्शित करते हैं। प्रबंध और मुक्तक के प्रति उनका यह पूर्वाग्रह उनकी व्यवहारिक आलोचना की तटस्थता को खंडित करता, जिसके कारण वे कबीर एवं बिहारी जैसे रचनाकारों के साथ न्याय नहीं कर पाते। उनका यह पूर्वाग्रह तुलसी और सूर के संदर्भ में तुलना करते वक्त भी उभरकर सामने आता। उनकी दृष्टि में तुलसी सर से बड़े कवि है, क्योंकि तुलसी लोकमंगल की साधनावस्था के कवि है, जबकि सूर लोकमंगल की सिद्धावस्था के। तुलसी का मनुष्य की संपन्न भावात्मक सत्ता पर अधिकार है। भक्त होने के बावजूद उन्होंने लोकमंगल के भाव को नहीं छोड़ा है। साथ ही तुलसी का रुझान प्रबंध की ओर है, जबकि सूर का मुक्तम की ओर। आचार्य शुक्ल की रस की लोकमंगलवादी व्याख्या उनकी समन्वयवादी चेतना का प्रमाण है। उन्होंने आचार्य विश्वनाथ के साहित्य दर्पण से रस सिद्धांत को अपनाया। उन्होंने मानस में अभिव्यक्त तुलसी की सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि को आधार बनाकर उसे लोकमंगल से संबद्ध किया और फिर पाश्चात्य आलोचक I.A. रिचर्ड्स से प्रभाव ग्रहण करते हुए मनोविश्लेषणवाद के सहारे रस की लोकमंगलवादी व्याख्या प्रस्तुत की। यद्यपि आचार्य शुक्ल और रिचर्ड्स दोनों ही साहित्येतर सिद्धांत को साहित्य के मूल्यांकन का आधार बनाते हैं, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि यहाँ रिचर्ड्स के यहाँ मनोविश्लेषण शायद बन जाता है और वे मनोवैज्ञानिक प्रतिमानों के आधार पर रचना का मूल्यांकन करते हैं, वहीं शुक्ल मनोविश्लेषणवाद को लोकमंगल के साहित्य का उपकरण बना डालते हैं। आचार्य शुक्ल पर पश्चिमी बुद्धिवादी आलोचक मैथ्यू अर्नाल्ड का भी प्रभाव है, जिन्होंने साहित्य की जीवन की आलोचना मानते हुए कहा कि साहित्य का सौंदर्य रूप का सौंदर्य नहीं वरन कर्म का सौंदर्य है। तुलसी ने राम के जरिए कर्म के इसी सौंदर्य की प्रतिष्ठा की है। स्पष्ट है कि शुक्ल ने लोकमंगली को साहित्य का उद्देश्य घोषित कर साहित्य के सौंदर्य को कर्म सौंदर्य से ले जाकर संबद्ध कर दिया। इस कर्म में आचार्य शुक्ल यह याद दिलाना नहीं भूलते कि रस सिद्धांत को इतना व्यापक नहीं बनाया जा सकता कि उसमें कथा साहित्य भी आ जाए, क्योंकि एक सीमा के बाद बौद्धिकता का काव्य में स्थान दिया जाना भाव की सत्ता को आहत करेगा और ऐसा साहित्य रगात्मक प्रभाव नहीं उत्पन्न कर सकता। आचार्य शुक्ल कविता में भय को वाल्मीकि, भवभूति और कालिदास से ले जाकर जोड़ते हैं और उसका विस्तार तुलसी और सूर जैसे भक्त कवियों में पाते हैं। उनकी दृष्टि में जिस कवि की संवेदना का धरातल जितना व्यापक और विस्तृत होगा, वह उनका ही बड़ा कवि होगा। इसलिए आचार्य शुक्ल तुलसी, सूर और जयश्री को बड़ा कवि मानते हैं, क्योंकि उनकी संवेदना का विस्तार प्रकृति के चेतन के साथ साथ जड़ तत्वों तक भी होता है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि प्रकृति के साथ मनुष्य का आध्यात्मिक संबंध है और इसके साथ संबंध स्थापित करना मनुष्य की पूर्णता के लिए आवश्यक है। जहाँ तक आचार्य शुक्ल की व्यवहारिक आलोचना का प्रश्न है, तो जैसे ग्रंथावली, ब्रह्मरंगित, गोस्वामी तुलसीदास और हिंदी साहित्य का इतिहास में इसका रूप सामने आता है। आचार्य शुक्ल ने भारतीय संस्कृति के प्राण तत्व सहिष्णुता और समन्वय के आधार पर जीवन को विरोधों का सामंजस्य माना है और इसी के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने रचनाओं की व्याख्या की है। साधन और साहित्य की पवित्रता के संदर्भ में वे साहित्य को महत्व देते हैं। उनका मानना है कि यदि उचित साधन से उचित साहित्य तक पहुंचना संभव ना हो तो उसके लिए अनुचित साधन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी भी व्याख्या से तुलसी के संदर्भ में करते हैं। तुलसी के राम के लिए जब वेद तरीके से भाई सुग्रीव की पत्नी के अपहर्ता वाली का वध संभव नहीं रह जाता, तो राम बाली वध के लिए छल का सहारा लेते हैं। तुलसी राम के इस कृत्य का औचित्य साबित करते हुए लिखते हैं,
अनुज बधू भागिनी सुत नारी सून सट कन्या सम ये चारि। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कही जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। बिहारी की कविता में उन्हें हृदय की आंतरिकता का अभाव दिखता है, तो इसके मूल में उनकी सामंत विरोधी चेतना है। वे बिहारी की रचनाओं को भाव सौंदर्य की कसौटी पर कसते हुए उसमें आंतरिकता की तलाश करते हैं, और जब बिहारी के यहाँ उन्हें यह नहीं मिलता तो बिहारी को आलोचना करने में उन्हें तनिक भी हिचक नहीं होती। लेकिन जैसे ही घनानंद के नेतृत्व वाली रीति मुक्त काव्यधारा में आंतरिकता मिलती है, वे उनकी खुलकर प्रशंसा करते हैं। यह युगीन जीवन का अर्थात है, जिसके साथ जुड़ाव के कारण वे भारतेंदु युगीन और द्विवेदी युगीन रचनाकारों को प्रशंसा करते हैं, और इससे परे होने के कारण ही सीधों न तो रहस्यवाद या छायावाद की आलोचना से परहेज नहीं करते। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने आचार्य शुक्ल को रहस्यवाद विरोधी दृष्टि की व्याख्या उनकी साम्राज्यवाद विरोधी दृष्टि के परिप्रेक्ष्य में भी की है। आचार्य शुक्ल की तरह ही कई आलोचकों ने छायावाद कल्पनाशीलता की आलोचना की। इसका कारण यह है, कल्पनाशीलता मनुष्य को जीवन जगत के आधार से दूर करती हुई काल्पनिक लोक में ले जाती है। लेकिन आगे चलकर अनेक आलोचक छायावाद की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। इसका कारण यह है कि शुक्ल जी की तरह वे कल्पना को वायवी नहीं मानते, वरन उसे जीवन जगत सापेक्ष और यथार्थ पर आधारित मानते हैं। उनका मानना है कि कल्पना मनुष्य के किया व्यापारों से जन्म लेती है, इसलिए मनुष्य के मनोभावों का जीवन और जगत से प्रत्यक्ष जुड़ाव होता है। आचार्य शुक्ल पर रूढ़िवादी धारा का भी प्रभाव है। जब वे सूर्य के अमरकोश सार की आलोचनात्मक समीक्षा कर रहे होते हैं, तो उनकी नज़र उसके काव्यगत सौंदर्य पर भी जाती है, और इस क्रम में भ्रम रहित सार की भाषा, प्रतीक, बिंब, रस, अलंकार आदि काव्ययों के विभिन्न पक्षों पर विचार करते हैं। आचार्य शुक्ल ने कविता में अर्थग्रहण ही पर्याप्त नहीं होता, बिंब ग्रहण भी अपेक्षित होता है कहते हुए बिंबों को अधिक महत्व दिया। काव्य में स्पष्टता को अधिक महत्व देने के कारण ही उन्हें प्रतीकात्मकता और रहस्यात्मकता से परहेज होता है। अलंकारों को कविता में वांछनीय तो माना, पर इसकी सीमा का संकेत देते हुए यह भी कहा कि अलंकार काव्य सौंदर्य का उत्प्रेरक तो हो सकता है, पर सर्जक नहीं। काव्य भाषा के संदर्भ में उन्होंने नाद सौंदर्य पर बल दिया। नामबोधक शब्दों की बजाय गुणबोधक शब्दों के प्रयोग की आवश्यकता की ओर इशारा किया, और पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग से परहेज की सलाह दी। आचार्य शुक्ल रीतिवाद विरोधी मानसिकता के कारण उक्ति वैचित्र्य और काव्य चमत्कार का विरोध करते हैं। लक्षणा और व्यंजना की जगह अभिधा को महत्व देते हैं, क्योंकि यह रस सृष्टि में सहायक है। लेकिन जहाँ यह उक्ति वैचित्रिक भाव से प्रेरित होकर आता है, वहाँ उसकी प्रशंसा करने में उन्हें परहेज नहीं होता। इसका प्रमाण भ्रम रहित सार में गोपियों की उक्ति के बांकपन को भाव प्रेरित वचन वक्ता की संज्ञा देकर उसकी प्रशंसा किया जाना है। रीतिवादी आलोचकों से शुक्ल जी की मित्रता यह है कि जहाँ काव्यांग विवेचन रीतिवादी आलोचकों के लिए साध्य है, वहीं आचार्य शुक्ल इसका इस्तेमाल एक साधन के रूप में करते हुए रचना के काव्यगत सौंदर्य का उद्घाटन करते हैं। शुक्ल जी को इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने साहित्य की सामाजिक सौदेश्यता की बात करते हुए हिंदी की अपनी ठेठ आलोचना शैली का विकास किया, और भक्ति आंदोलन, भक्ति कवि और भक्ति काव्य को हिंदी आलोचना के केंद्र में लाकर स्थित कर दिया, और फिर इसके अनुरूप उन्होंने पूरी की पूरी साहित्यिक परंपरा की पुनर्व्याख्या की। दूसरी बात यह है कि उनकी दृष्टि में कविता के दो ही पक्ष हो सकते हैं, सुंदर और असुंदर। शेष समस्त पक्षों, शुभ अशुभ, मंगल अमंगल, पाप पुण्य, उपयोगी अनुपयोगी आदि का संबंध साहित्य प्रतिमानों से। आचार्य शुक्ल के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब भी हिंदी आलोचना के उद्भव और विकास की बात होती है, तो आचार्य शुक्ल को केंद्र में रखते हुए उसे शुक्ल पूर्व, शुक्ल युगीन और शुक्लोत्तर आलोचना के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आचार्य शुक्ल की आलोचना
पद्धति दोषमुक्त थी। तुलसी के लोकमंगलवाद का मोह प्रबंधात्मकता के प्रति अतिशय आम साहित्य की जीवन जगत सापेक्षता पर जोर और शुक्ल जी का शिक्षित अभिजात संस्कार उनकी आलोचना की महत्वपूर्ण सीमा बन जाती है, जिसके कारण आचार्य शुक्ल ना तो सिद्धोनाथों एवं कबीर के साथ न्याय कर पाते हैं और ना ही रहस्यवाद एवं छायावाद के साथ। जैसे कि रचनाओं में भारतीयता और अभारतीयता के संश्लेष की और संकेत करने के बावजूद आचार्य शुक्ल ने उनकी प्रेम पद्धति को अभारतीय करार देने की भूल के साथ ही आचार्य शुक्ल की आलोचना में समकालीन साहित्य के प्रति एक प्रकार की तटस्थता भी परिलक्षित होती है। अन्यथा प्रेमचंद की उपेक्षा नहीं होती और ना ही प्रगतिवाद उनकी आलोचना के दायरे से बाहर जा पाता। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर ज़रूर करें।